गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का यूनिट 5 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि हम कैसे खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हमें अब तीसरा पॉइंट पढ़ना है जो है हमारा जैविक विधियों द्वारा। तो अब हम देखेंगे कि जैविक विधियों द्वारा किस तरीके से हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैविक विधियों द्वारा किस प्रकार से खरपतवार को कंट्रोल करेंगे, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो जैविक विधियों से अभिप्राय है जैव नियंत्रण, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल से है खरपतवारों के जैविक नियंत्रण का उद्देश्य खरपतवारों को किसी जीव की सहायता से खरपतवारों को जैव नियंत्रण का उद्देश्य होता है खरपतवारों को किसी जीव की सहायता से उस सीमा तक कम करना ताकि उनका प्रभाव फसल पर बहुत ही कम पड़े तथा उनसे होने वाली हानि को रोका जा सके। यह कार्य खरपतवारों में कीट पतंगों, जीवाणुओं तथा अनेक प्रकार के पौधों में उत्पन्न कराकर किया जाता है। खरपतवारों के जैव नियंत्रण की सफलता के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीव केवल एक ही प्रकार के खरपतवार पर आश्रित होना चाहिए। यदि यह जीव किसी अन्य खरपतवार पर या मुख्य फसल पर आश्रय लेते हैं तो इससे खरपतवार का विनाश संभव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, जैविक नियंत्रण के लिए एक ऐसे जीव का चुनाव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जैविक नियंत्रण के लिए एक ऐसे जीव का चुनाव करना चाहिए जिसका कोई प्राकृतिक शत्रु ना हो, अन्यथा यह खतरनाक शत्रु उस लाभदायक जीव को समाप्त कर खरपतवार की रोकथाम नहीं होने देगा। तीसरा पॉइंट है, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला जीव जलवायु, मौसम, मृदा आदि की विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशील होने के साथ हर स्थिति में क्रियाशील तथा प्रजनन की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, खरपतवार नियंत्रण के लिए चुना गया जीव किसी भी रूप में मुख्य फसल के लिए हानिकारक नहीं होता है। भाई, खरपतवार नियंत्रण के लिए चुना गया जीव किसी भी मुख्य फसल के लिए हानिकारक नहीं होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, जिस जीव का चयन किया गया है वह खरपतवार विशेष के पौधे को ही खाकर जीवित रहना चाहिए। यदि किसी अन्य पौधे को खाने की अपेक्षा जान दे देना अधिक पसंद करता है तो खरपतवार नियंत्रण में बहुत ही लाभशाली सिद्ध होगा। छठवां पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हमने पढ़े 5 पॉइंट और इसके बाद हम छठवां पॉइंट ना पढ़ के पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले जीव खरपतवारों के जीव नियंत्रण में निम्नलिखित जीवों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कीट पतंग। अब कीट पतंग कौन कौन सी हैं जिनका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहला है, इस विधि में खरपतवार को खाने वाले कीट पतंगों का प्रयोग किया जाता है। जो खरपतवारों को खाते हैं उन कीटों का प्रयोग किया जाता है। रोगजनक, इस विधि में खरपतवार को नष्ट करने के लिए विषाणु, जीवाणु और फफूंदी, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस आदि का प्रयोग किया जाता है। ये जो रोगजनक खरपतवारों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। वनस्पतियों द्वारा, मतलब बाई प्लांट्स के थ्रू कैसे करते हैं? कुछ पौधों को भी खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कांस पर सनई की फसल द्वारा काफ़ी सीमा तक कंट्रोल किया जाता है। जो कांस होता है उस पर सनई के द्वारा काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जाता है। चरने वाले जंतु विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे बतख धान के जलीय खरपतवार को, हंस कपास के खरपतवार को, घरेलू चिड़ियाँ खेती के एक वर्षीय खरपतवारों के बीजों को खाकर समाप्त करके उनकी वृद्धि रोक देती हैं। मछलियाँ भी होती हैं,
मछलियों द्वारा भी कैसे करते हैं, मछलियों की कई प्रजातियां जैसे कार्प मछली जलीय खरपतवारों का नियंत्रण करने में मदद करती है। जैविक विधियों के क्या लाभ हैं, अब हम ये पढ़ते हैं कि जैविक विधियों से क्या लाभ होते हैं, है ना। जैविक विधि से होने वाले लाभ या जैविक विधि के लाभ। यह एक स्थायी विधि है, इसे प्रत्येक वर्ष दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक पारिस्थितिक स्नेही विधि है, इसके प्रयोग से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इस विधि द्वारा बहुवर्षीय एवं आकर्षित खरपतवारों को नियंत्रण एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इस विधि में कुछ ऐसे खरपतवार भी हैं जिनका नियंत्रण किया जाता है, जिनका नियंत्रण अन्य विधियों के द्वारा संभव नहीं होता है। जैविक विधियों की सीमाएं, क्या इनकी सीमाएं हैं? जैविक विधियों की सीमाएं। जैविक विधियों की सीमाएं अत्यंत वर्णनात्मक होने के कारण इस विधि में एक प्रकार का जैविक अभिकर्ता एक ही किस्म के खरपतवारों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारे देश में थोड़े क्षेत्रफल में अनेक फसलें उगाई जाती हैं। इस विधि के प्रयोग से पास की दूसरी फसलों से प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। किसानों के अशिक्षित होने तथा उनमें तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण प्रत्येक किसान इस विधि को प्रयोग में नहीं ला सकता है। हमारे देश में उगाई जाने वाली मिश्रित फसलों के लिए यह विधि सुरक्षित नहीं है। विषैले खरपतवार पर यह विधि प्रभावी नहीं है। इस विधि द्वारा सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण संभव नहीं है। अगला है इसका डी पॉइंट, रासायनिक विधियां, केमिकल मेजर। रासायनिक विधियां, है ना। रासायनिक विधियां देखते हैं। इस विधि में खरपतवारों का नियंत्रण विभिन्न रसायनों द्वारा किया जाता है। ऐसे रसायन हैं जिनका प्रयोग खरपतवारों को नियंत्रण या नष्ट करने में किया जाता है। खरपतवार नाशी अथवा शाकनाशी हर्बिसाइड कहा गया है। इसके अंतर्गत उन सभी प्रकार के रसायनों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के खरपतवारों जैसे शाक, झाड़ी, वृक्ष को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन सभी को इस विधि के अंदर लिया गया है। अगला है, खरपतवारों की रोकथाम के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना आधुनिक कृषि के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रसायनों के प्रयोग का आरंभ 20वीं सदी के प्रारंभ से शुरू हुआ। हैमर और तुर्के 1946 में 2,4-D नामक संश्लेषित हार्मोन्स का प्रयोग करके इस दशा में नई क्रांति का सूत्रपात किया था। विश्व में आजकल खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी रसायनों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, किंतु हमारे देश के किसान निम्नलिखित कारणों बस इस विधि को अपनाने में अब तक असमर्थ हैं। क्यों हैं, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। रसायनों का मृदा, जलवायु एवं स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। कुछ रसायन काफ़ी महंगे होते हैं। किसानों ने इन रसायनों के प्रयोग से तकनीकी ज्ञान का अभाव भी है। किसानों को जो ये रसायन है इनके तकनीकी अभाव है, इनका ज्ञान नहीं है उनको। मिश्रित खेती में अलग अलग प्रकार के रसायनों की आवश्यकता पड़ती है और यह ज्ञान किसानों को नहीं होता है। दूसरा, रासायनिक विधियों से लाभ। रासायनिक विधियों से क्या लाभ हैं, है ना। रासायनिक विधियों के लाभ पढ़ते हैं। लाभ,
रासायनिक विधियों के लाभ। शाकनाशी रसायन, इस विधि द्वारा खरपतवारों को अंकुरित की अवस्था में ही नष्ट किया जा सकता है। यदि हम रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं तो इनकी शुरुआत में ही इनको हम नष्ट कर सकते हैं। कांटेदार खरपतवारों को इस विधि द्वारा नष्ट करना बहुत ही आसान होता है, जबकि अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि द्वारा उबड़ खाबड़ भूमियों, वृक्षों के नीचे उगे खरपतवारों पर छिड़काव के द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। बहुवर्षीय काष्ठीय खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग कतारों में बोई गई छिड़काव बोई विधि फसलों में आसानी से किया जा सकता है। इस विधि में उत्पादन और व्यय कम होता है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरपतवारों के द्वारा इस विधि द्वारा नियंत्रण कर फसलों द्वारा पानी की नमी का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधियों की सीमाएं, क्या इनकी सीमाएं हैं? रासायनिक विधियों की सीमाएं। सबसे पहले शाकनाशी रसायन बहुत महंगे होते हैं। किसानों में रसायनों का प्रयोग के तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। भारत की जलवायु विविधता के कारण एक ही प्रकार के शाकनाशी प्रयोगों में नहीं लाया जा सकता है। शाकनाशी की मृदा फसल पर कुप्रभाव की संभावना बनी रहती है। मिश्रित खेती में इस विधि द्वारा नियंत्रण कठिन होता है। मिश्रित खेती के कारण कई प्रकार के रसायनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें काफ़ी पूंजी की जरूरत होती है। भारत में ऐसे क्षेत्रों में जहां श्रमिक काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं, वहां परंपरागत विधियां रसायन विधियों की तुलना में काफ़ी किफ़ायती होती हैं। ये हमने पढ़ा कि वीट कंट्रोल को किन किन विधियों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या उनसे लाभ होते हैं और क्या क्या उनसे हानियां होती हैं। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका शाकनाशी पदार्थों का वर्गीकरण। शाकनाशी पदार्थ जो होते हैं इनका वर्गीकरण सीखेंगे, हर्बिसाइड्स का। शाकनाशी का वर्गीकरण पढ़ते हैं अब। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, शाकनाशी पदार्थों का वर्गीकरण। शाकनाशी पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। समझते हैं क्या है शाकनाशी का वर्गीकरण। पौधों पर शाकनाशी के प्रभाव के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वर्णनात्मक शाकनाशी और नंबर 2 अवर्णनात्मक शाकनाशी। सिलेक्टिव हर्बिसाइड और अगला है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है। हर्बिसाइड्स, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स, इसको कहते हैं वर्णनात्मक शाकनाशी। वर्णनात्मक शाकनाशी। इस वर्ग के शाकनाशी में प्रयोग से एक विशेष जाति के पौधे ही प्रभावित होते हैं तथा दूसरी जाति के पौधे पर इनका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2,4-D डाइक्लोराइड फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। 2,4-डाइक्लोराइड
फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल को गेहूं के खेत में प्रयोग किया जाता है। यह शाकनाशी केवल द्विबीज पत्री तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। इन शाकनाशी को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। जो शाकनाशी हैं इनको दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला पर्णीय प्रयोग और दूसरा मृदा प्रयोग। पर्णीय प्रयोग क्या है? पर्णीय प्रयोग और मृदा प्रयोग। पहला था वर्णनात्मक शाकनाशी, जिसमें हम पर्णीय प्रयोग का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग पत्तियों तथा पौधों के अन्य वायवीय भागों पर किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और ट्रांसलोकेट या सिस्टमिक हर्बिसाइड। संपर्क और स्थानांतरित। संपर्क इसके अंतर्गत आता है संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी ये शाकनाशी खरपतवारों के केवल उन भागों को प्रभावित करते हैं जिसके ये संपर्क में आते हैं, जैसे पोटेशियम साइनेट, सोडियम, चौक बदल लेते हैं ना, संपर्क शाकनाशी क्या है? ये शाकनाशी खरपतवारों के केवल उन भागों को प्रभावित करते हैं जिनके ये संपर्क में आते हैं, जैसे पोटेशियम साइनेट, सोडियम आर्सेनेट आदि। स्थानांतरित शाकनाशी सिस्टमिक हर्बिसाइड या ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड। ये शाकनाशी छिड़काव के बाद खरपतवार के किसी भी भाग के संपर्क में आने पर पौधों के संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं तथा उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, जैसे 2,4-D, SSP, SSPA, 2,4, 5T आदि। मृदा का प्रयोग कैसे? मृदा का प्रयोग क्या है? सॉइल एप्लीकेशन। इसमें शाकनाशियों का प्रयोग मृदा के फसलों की बुवाई के पूर्व, बुवाई के पश्चात किया जाता है, जैसे टेफ्लॉन, सिमेजिन आदि। हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा वर्णनात्मक शाकनाशी, अब हम पढ़ेंगे अवर्णनात्मक। अवर्णनात्मक नॉन सेलेक्टेड हर्बिसाइड। अवर्णनात्मक शाकनाशी। शाकनाशी अपने संपर्क में आने वाले वनस्पति, समस्त वनस्पति समूह के पौधे, चाहे खरपतवार हो या फसल का पौधा हो, उसको समाप्त कर देते हैं। अतः इनके प्रयोग कृषिक भूमियों पर न करके आकर्षक भूमियों पर, जैसे सड़क के किनारे, बंजर भूमि, सार्वजनिक स्थल पर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन शाकनाशियों के दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला पर्णीय प्रयोग और दूसरा मृदा प्रयोग, जो अपन ने पहले पढ़ा था वही। पर्णीय प्रयोग और दूसरा मृदा प्रयोग। अब पर्णीय प्रयोग और मृदा प्रयोग क्या है? पर्णीय प्रयोग पौधे के वायुई भाग पर प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक वही कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और दूसरा ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड। संपर्क
शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी में जैसे DNBP, PCP, डाइक्वेट आदि। स्थानांतरित शाकनाशी में एंट्रोमोल, डेलापन आदि। मृदा के प्रयोग जैसे क्लोरोपिक्रिन, डायूरोन, न्यूरोन आदि। ये शाकनाशी पदार्थों का वर्गीकरण था। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाकनाशी के प्रयोग की सावधानियां। शाकनाशी प्रयोग की सावधानियां कैसे क्या करते हैं, इस चीज को समझेंगे। शाकनाशी प्रयोग की सावधानियां। शाकनाशी प्रयोग की सावधानियां। शाकनाशी विशिष्ट प्रकार के रसायन होते हैं। इसके प्रयोग की सावधानियां निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। शाकनाशी विशिष्ट प्रकार के रसायन होते हैं। इनका प्रयोग सावधानियों का निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। जैसे शाकनाशी के परिवहन हेतु सावधानी। शाकनाशी के परिवहन हेतु सावधानी। परिवहन हेतु सावधानी। पढ़ते हैं परिवहन हेतु सावधानी क्या क्या है। शाकनाशी के परिवहन के लिए बंद गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। शाकनाशियों का परिवहन बंद डिब्बे में करना चाहिए। मनुष्यों को कभी भी शाकनाशी को सिर या पीठ पर लाद कर नहीं ले जाना चाहिए। शाकनाशी को ले जाते समय धूप व वर्षा से बचना चाहिए। ये आपके परिवहन की सावधानियां हैं कि शाकनाशी जो होते हैं उनको कैसे ले जाना है। बंद गाड़ी में ले जाना चाहिए, बंद डिब्बों में ले जाना चाहिए, और किसान को कभी भी अपने सिर पर या पीठ पर शाकनाशी नहीं रखना चाहिए। धूप व जल से शाकनाशी को बचाना चाहिए, क्योंकि इन दो समय में शाकनाशी अपना असर ज़्यादा दिखाता है। दूसरा है भंडारण में सावधानी। भंडारण में सावधानी। भंडारण आप जानते हैं, ऐसी जगह जहां पर हम किसी चीज को रखते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज को ही भंडारण कहते हैं। भंडारण में सावधानी। शाकनाशियों का भंडारण फार्म पर नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बाजार से खरीद कर तत्काल प्रयोग करना चाहिए। इनका भंडारण नहीं करना चाहिए किसान को। शाकनाशी को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इससे बच्चों की पहुंच से दूर रहना चाहिए, अन्य छोटे छोटे जानवरों की पहुंच से दूर रहना चाहिए, और आपके पास में भी उसकी दुर्गंध इत्यादि नहीं आनी चाहिए। प्रयोग के पश्चात शाकनाशी को डिब्बे में अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए। शाकनाशी के समाप्त होने पर उसके डिब्बों को सुरक्षित स्थान पर नष्ट कर देना चाहिए। समय समय पर भंडारण में रखे डिब्बे का निरीक्षण करते रहना चाहिए। मिश्रण बनाते समय सावधानी। ये ए था, ये बी था, अब सी। मिश्रण बनाते समय सावधानी। सावधानी। मिश्रण बनाते समय सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। शाकनाशी का मिश्रण किसी अनुभवी व्यक्ति के निर्देशन से ही बनाना चाहिए। शाकनाशी का मिश्रण शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में बनाना चाहिए। शाकनाशी का घोल
बनाते समय शरीर का कोई भी भाग शाकनाशी में संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि आप शाकनाशी का घोल बना रहे हैं तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो अनुभवी व्यक्ति है उससे बनवा लेना चाहिए। अपने शरीर का कोई भी भाग इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि आप हाथों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हाथों में ग्लव्स वगैरह पहनिए, मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। घोल बनाते समय ताजे पानी व साबुन अपने पास रखना चाहिए। घोल का प्रयोग करते समय आंखों पर चश्मा पहन लेना चाहिए। हाथ में रबड़ के दस्ताने, नाक पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के समय सावधानी, अभी हमने इसका ये पढ़ा। अब डी पॉइंट है प्रयोग के समय सावधानी। प्रयोग के समय सावधानी। प्रयोग के समय सावधानी रखनी चाहिए। कैसे? खेत में शाकनाशी के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। शाकनाशी के डिब्बे पर छपी सूचनाओं को पढ़कर उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। शाकनाशी को कभी भी देखकर या सूंघकर नहीं पहचानना चाहिए। शाकनाशी के किसी फसल पर छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद ही फसल का प्रयोग करना चाहिए। शाकनाशी की उचित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। शाकनाशी के घोल का फसल पर छिड़काव समान रूप से होना चाहिए। शाकनाशी का प्रयोग के बाद साबुन से स्नान करना चाहिए। शाकनाशी के प्रयोग के पश्चात घोल बनने से प्रयुक्त बर्तनों को साफ कर लेना चाहिए। ये हमने शाकनाशी के बारे में पढ़ा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खुद से ही कंप्लीट करने होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।